दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी का पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहला भाग लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस जगत में जिन रिश्तों का कोई आधार नहीं होता, वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसे लगा कि उसने मेरे सौंदर्य और यौवन का सारा रस चूस लिया है, तो वो मुझसे अलग होने के तमाम बहाने गढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसके चक्कर में मैं सब कुछ गवा बैठी। बताओ मैं कहाँ जाती। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। नंदिता स्वयं बताती रही अपनी परेशानियों के बारे में। बहुत ज़्यादा बताकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बस इतना कहने के लिए आई हूँ कि अब मैं इस भरे संसार में अकेली हूँ। मम्मी पापा ने तभी मुझसे संबंध तोड़ लिया था। नाते रिश्तेदार मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते, यार दोस्त भी अलग हो गए। उसने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी थी। दिल्ली में चारों तरफ मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां जब मुझे कोई किनारा नहीं मिला तो मुझे आपकी याद आई। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिया। इतना बड़ा दुख पाकर कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता, परंतु मुझे आपके मन की विशालता का पता है। आपने भले ही मेरे कृत्यों के लिए मुझे माफ़ न किया हो, परंतु आपके दिल में मेरे प्रति कोई कटुता नहीं हो सकती। इसीलिए मैं हिम्मत करके आपसे मिलने आई हूँ। आशीष का दिल करहा उठा। क्या सचमुच नंदिता के मन में कोई अफसोस का भाव है? वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आई है। नंदिता ने आशीष को कुछ इस तरह देखा जैसे वे उस पर अविश्वास कर रहे हों। वो बोली, आप शायद मेरा विश्वास न करें, परंतु मैं जानबूझकर आपके पास आई हूँ। इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हाँ, फिलहाल तो मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। इस शहर में कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। मैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। दूसरा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसी मदद? उन्होंने पूछा। बस रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट या मकान और जीविका के लिए एक नौकरी। मैं अकेले अपना जीवन गुजार लूंगी। अकेले गुजार लोगी? वे शंकित थे। कोशिश करूंगी। शादी नाम की संस्था मेरे लिए नहीं और पुरुषों पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। आशीष ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु वे अच्छी तरह जानते थे कि पुरुषों पर से उसका विश्वास नहीं उठना चाहिए। उसने तो स्वयं किसी पुरुष का विश्वास तोड़ा है, वो भी अपने पति का। अब वो पुरुषों पर अविश्वास का दोष नहीं लगा सकती। इतना आत्मबल कहाँ से लाएगी? अभी कहाँ रुकी हो? कहीं नहीं, मैं आज ही लखनऊ आई हूँ। कहाँ रुकोगी? नहीं जानती। आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। नंदिता के स्वर में अधिकार भाव था, जैसे वो अब भी उनकी पत्नी हो या पूर्व पत्नी के नाते वो अपने अधिकार का प्रयोग करने आई हो, अथवा आशीष के सरल स्वभाव का फायदा उठाने आई हो। कहा नहीं जा सकता था कि उसके मन में कौन सा अधिकार भाव था। आशीष ने एक पल उसे देखा। उसकी आंखों में याचना से अधिक प्रतिवेदन का भाव था। नंदिता के किसी भाव से भी प्रभावित नहीं हुए। उनके मन में बस यही बात थी कि नंदिता मुसीबत में है और उन्हें उसकी मदद करनी है। इस बात की सच्चाई जानने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि वो सचमुच मुसीबत में है या जानबूझकर उनके सामने अपनी मजबूरी की कोई कहानी गढ़ रही है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका दयालु स्वभाव सभी तरह के तर्कों और वितर्कों से उन्हें दूर रखता। उस दिन उन्होंने नंदिता के रहने की व्यवस्था अपने एक मित्र के गेस्ट हाउस में करवा दी। फिर अगले कई दिनों तक वो नंदिता के लिए मकान और नौकरी की व्यवस्था में लगे रहे। इस वजह से उनका क्लिनिक लगभग उपेक्षित रहा और घर की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उनका बेटा शिकायत करता, पापा आप इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं? हमारे लिए भी आपके पास समय नहीं है। दिव्या समझदार थी। वो जानती थी मेडिकल एक ऐसा पेशा है जिसमें समय असमय नहीं देखा जाता। फिर भी उन दिनों आशीष के चिंतित चेहरे को देखकर उसने शिकायत की, इतना काम भी क्यों करते हैं कि आपको आराम करने का मौका ना मिले? दिव्या, कोई खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब सामान्य हो जाएगा। क्या कोई खास बात है जो आपको परेशान कर रही है? नहीं, उन्होंने टालने के लिए कह दिया। तुम परेशान ना हो, कोई बात होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। दिव्या आश्वस्त हो जाती। पति पर शंका करने का कोई कारण उसके पास नहीं था। गोमती नगर में ही एक एलआईजी मकान मिल गया। नंदिता के लिए ये पर्याप्त था। जब अग्रिम किराया और डिपॉजिट देने की बात आई तो आशीष ने उसकी तरफ देखा। नंदिता ने मुंह झुका लिया। कुछ बोली नहीं तो आशीष को पूछना ही पड़ा, तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। आशीष को बहुत आश्चर्य हुआ। नंदिता एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। फिर उसकी तनख्वाह का पैसा कहाँ गया? नंदिता जैसे आशीष का मंतव्य समझ गई, बोली, मैं आपको कैसे बताऊं? उसने न केवल मेरा शरीर चूसा है, बल्कि मेरी कमाई पर भी खूब ऐश की है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
आशीष ने बिना कोई प्रश्न किए पैसे भर दिए। यही नहीं, घर का सारा सामान भी भरवाया, फर्नीचर से लेकर बर्तन और राशन तक। इसमें कई लाख रुपये खर्च हो गए, परंतु उन्हें कोई मलाल नहीं था। बस एक कचौड़ थी कि ये सब वे अपनी पत्नी से छिपा कर रहे हैं। इसके बाद अपने रसूख और पेशे का कुछ लाभ लेते हुए उन्होंने नंदिता को एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दिलवा दी। हालांकि होटल मैनेजमेंट का कोई अनुभव उसके पास नहीं था, परंतु मैनेजमेंट की डिग्री उसके पास थी और एक कंपनी में काम करने का पिछला अनुभव था। इसी आधार पर उसे नौकरी मिल गई। जिस दिन उसे नौकरी मिली, नंदिता ने आशीष से कहा, क्या मिठाई खाने के लिए शाम को घर आ सकते हो? घर पर क्यों, मिठाई तो कहीं भी खाई जा सकती है, उन्होंने हल्के फुल्के मूड में कहा। तो फिर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, नंदिता ने तपाक से कहा। वे सोच में पड़ गए, फिर बोले, ये संभव नहीं होगा। मरीजों को देखते देखते काफ़ी समय निकल जाता है, रात में देर हो जाएगी, समय नहीं मिल पाएगा। तो फिर आप क्लिनिक से सीधे घर आ जाइए, उसने जोर देकर कहा। देखता हूँ, शाम को ज़्यादा मरीज नहीं हुए तो आ जाऊँगा, मैं इंतज़ार करूँगी। उसके स्वर से लग रहा था कि उसे विश्वास था आशीष अवश्य आएंगे, और सचमुच वे आए। नंदिता उस दिन बहुत खुश लग रही थी। वो आशीष के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने एक विवाहिता की तरह श्रृंगार किया था, बस वो बिंदी नहीं लगाई थी। साड़ी में उसका मनमोहक सौंदर्य निखर रहा था। उसके सौंदर्य से आशीष अभिभूत हो गए। ये सौंदर्य कभी उनका था, और अगर नंदिता ने थोड़ी समझदारी और संयम से काम लिया होता तो आज भी वो उनकी होती। आइए, मुझे विश्वास था आप अवश्य आएंगे, वो इठलाती हुई बोली। उसके चेहरे की चंचलता से अधिक उसके शरीर की चंचलता बोल रही थी। उसका बदन मछली की तरह बल खा रहा था। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी या आशीष के आने की खुशी में भाव बेहाल हुई जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनके संबंधों के बीच कभी दरार आई हो और वे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए हों। जो भी देखता यही कहता नंदिता उनकी पत्नी है। नंदिता के खुलेपन से आशीष के मन में कुछ डोल गया। वे पुरुष थे और किसी भी पुरुष का मन नारी की सुंदरता और चंचलता देखकर डोल जाता है। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं था। नंदिता उनकी पूर्व पत्नी थी और उन्होंने उसके प्रत्येक अंग को देखा था। अब इतने अंतराल के बाद उन्होंने उसे फिर सौंदर्य के रंग बिखेरते देखा तो क्यों ना मन में लहरें उठती। उन्होंने ऊपर से कुछ जाहिर नहीं किया और नजरें चुराते हुए अंदर आकर बैठ गए। नंदिता ने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया था। घर छोटा था, पर अगर गृहिणी में समझ हो तो छोटी सी जगह को भी सुंदर बनाया जा सकता है। नंदिता का ये गुण आशीष को पता नहीं था, क्योंकि दोनों की शादी के बाद नंदिता मन से उनके घर में रही ही नहीं थी। बस उसका तन मौजूद रहता, वो दूसरी ही दुनिया में विचरण कर रही थी। तो आशीष के घर की तरफ कैसे ध्यान देती। चाय पीकर आशीष घर चलने लगे तो नंदिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उत्साह से बोली, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आशीष के शरीर में एक झंझनी सी दौड़ गई। नंदिता का स्पर्श उनके लिए अनचाहा नहीं था, परंतु उन्हें लगा जैसे नंदिता उन्हें पहली बार स्पर्श कर रही हो, और ये स्पर्श अनोखा ही नहीं, उत्तेजित कर देने वाला था। 10 साल बाद नंदिता के सौंदर्य में अगर कोई कमी आई थी तो वो उम्र की थी, जिसमें 10 साल बढ़ गए थे, वरना वो आज भी वैसी ही सुंदर और दिलकश थी। आज भी वो किसी भी मर्द के दिल को घायल करने का सौंदर्य अपने अंदर समेटे हुए थी। आशीष ने बिना उसकी तरफ देखे अपने हाथ को छुड़ा लिया और कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी होता है, हर तरह का सौंदर्य उसे प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, भोगा हुआ भी और नया भी। नंदिता का सौंदर्य आशीष के लिए नया नहीं था, परंतु आज वो बिल्कुल नई और अलग दिख रही थी। नारी का सौंदर्य इसीलिए मनुष्य को आकर्षित करता है क्योंकि वो प्रतिपल अपने नए रूप और नए अंदाज में दिखती है। आशीष थोड़ा विचलित हो गए थे। घर आकर उन्होंने दिव्या को भरपूर निगाहों से देखा। वो भी उन्हें बिल्कुल नई नई सी लगी। सुबह की नर्म धूप में नहाई सी, खिलते फूलों की रंगत लिए, एक बच्चे की माँ थी, फिर भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई थी। वो एक डॉक्टर की पत्नी थी, उसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था। वो तुलना करने लगे नंदिता और दिव्या में। दोनों का सौंदर्य एक दूसरे से अलग था। एक अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित थी तो दूसरी स्वच्छंद उड़ने वाली तितली, परंतु दोनों ही मनमोहक थीं। नंदिता को उन्होंने एक स्थायित्व प्रदान किया था, इस बात से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती थी, परंतु इस एहसास का बदला लेने का उनके मन में कोई विचार कभी नहीं आया था। वे उसे अपनी तरफ से फ़ोन भी नहीं करते थे, परंतु नंदिता जब तब दिन में 3-4 बार उन्हें फ़ोन न कर लेती, उसे चैन न पड़ता। वो मीठी मीठी बातें करती, कई बार पुरानी बातें खोद कर उनसे माफ़ी मांगती, ये जताने की कोशिश करती कि वह उनके प्रति ऋणी है और उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहती है।
वे हंसकर टाल जाते और अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर न करते, जिससे कि नंदिता को ये लगे कि वे उससे प्रतिदान की अपेक्षा रखते हैं। नंदिता लगभग रोज उन्हें अपने घर आमंत्रित करती। उसकी बातों में कुछ ऐसा इसरार होता कि आशीष मना न कर पाते, या वे उसका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। नंदिता अकेली है, इस शहर में उसका कोई सगा संबंधी नहीं। इस नाते वे उसे खुश करने के लिए रोज तो नहीं, परंतु दूसरे तीसरे दिन उसके घर चले आते। नंदिता गर्मजोशी से उनका स्वागत करती, चाय कॉफ़ी के साथ कुछ खाने के लिए भी बना लेती। वे कुछ देर बैठकर उसकी बकबक सुनते रहते और चले आते। एक दिन नंदिता उनकी बगल में सोफे पर बैठ गई। वो चौंक से गए और हल्का सा खिसक कर अपने बदन को सिकोड़ लिया। वो हंसकर बोली, आप मुझसे इतना दूर जाकर क्यों बैठ गए? आखिर मैं आपकी पत्नी रह चुकी हूँ, अभी भी हमारे रिश्ते में आत्मीयता है, फिर इतनी दूरी क्यों? आशीष उसकी बात का क्या जवाब देते, बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, परंतु मैं ठीक नहीं हूँ। वो फिर से उनकी तरफ खिसक गई। मेरे मन में अपराध बोध है। मैंने आपको कितने दुख दिए, आपने कभी मुझे ना तो डांटा ना मारा पीटा, सहज भाव से आप सब कुछ सहते गए। मैं तब भी इस बात को नहीं समझ पाई थी कि आप जैसे शरीफ इंसान को कष्ट देकर मैं अपने जीवन को नर्क बना रही हूँ। तब अगर आपने मेरे साथ सख्ती की होती, डांटा होता, तो संभवतया मैं आपको छोड़ने की गलती कभी ना करती। मैं अपने अपराध बोध से कैसे छुटकारा पाऊँ? अब उन्हें क्या पता वो अपने अपराध बोध से कैसे छुटकारा पा सकती थी। ये उसका निजी मामला था, इसमें वे नंदिता की क्या मदद कर सकते थे। मैं लखनऊ इसलिए नहीं आई थी कि आपके माध्यम से कोई नौकरी प्राप्त कर लूं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करूं। ये काम तो मैं दिल्ली में रहकर भी कर सकती थी। जो नौकरी छोड़ दी थी वही प्राप्त कर लेती या दूसरी कर लेती, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। आज उसने अपने दिल की बात कह दी थी। आशीष चौंक गए। तो क्या वो केवल उनके लिए यहाँ आई थी? उसे कोई दुख और परेशानी नहीं थी? अच्छा, तो फिर? उन्होंने असहज भाव से पूछा। वे आगे बहुत कुछ पूछना चाहते थे पर नहीं पूछा। वे जानते थे कि उनके बिना पूछे ही वो सब कुछ उन्हें बता देगी। नंदिता का स्वभाव बहुत चंचल था। वो बहुत दिनों तक कोई बात अपने मन में छिपाकर नहीं रख सकती थी। नंदिता ने अपना दायां हाथ उनकी बाईं जांघ पर रख दिया और उसे हौले हौले सहलाने लगी। आशीष को संभवतया इस बात का भान नहीं हुआ था। वे अन्य विचारों में खोए हुए थे। फिर मैंने सोचा, मेरे कारण आपने इतना दुख सहा, मेरा दिया सारा जहर पी गए, विषपाई बन गए, तो फिर मैं भी जीकर दूसरों के दिए जहर को क्यों नहीं पी सकती? मैंने तय किया है कि अगर आप मुझे मिल गए और आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मेरा दुख कम हो जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं और मैं देख रही हूँ कि मेरे प्रति आपके मन में कोई कटुता नहीं। इससे न केवल मेरा दुख कम हुआ है, बल्कि मैं सुख के सागर में डूबने उतरने लगी हूँ। जीवन के प्रति मेरा मोह बढ़ गया है। मैं बहुत कुछ पा लेना चाहती हूँ, वो भी जो बहुत पहले मेरी नादानी के कारण मेरे हाथों से फिसल गया था। आपने मेरे अपराध क्षमा कर दिए, मेरे दुख हर लिए, परंतु मेरा प्रायश्चित अभी बाकी है। वो क्या? आशीष ने अपनी निगाहों को उठाकर नंदिता की आंखों में देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। इसके बावजूद उनकी अनोखी चमक थी, जैसे उसे विश्वास था कि उसकी कोई बात आशीष नहीं टालेंगे। नंदिता ने भावुक होकर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, इसलिए आपसे याचना कर रही हूँ कि मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं जीवन भर आपके साथ रहूँ। आशीष को एक झटका सा लगा। उन्होंने अपने हाथ छुड़ा लिए और उठकर खड़े हो गए। क्या? वो भी उठकर खड़ी हो गई और आशीष को जबरदस्ती बाहों में भरकर बोली, आप इस तरह क्यों चौंक गए? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं कही। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, और फिर मैं तो आपकी परित्यक्ता पत्नी हूँ। मेरा आप पर क्या कोई हक नहीं, परंतु मैं अपना पूरा जीवन, अपना ये तन मन आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। आशीष की आवाज़ लड़खड़ा गई। ये कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है, बस मन को समझाने की बात है। परंतु मैं शादीशुदा हूँ, घर में पत्नी और एक बेटा है। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? जिस प्रकार आप मेरे दिए कष्ट का जहर पीकर रह सकते हैं, उसी प्रकार खुशी खुशी मेरे साथ रह सकते हैं। मैं आपके प्रति समर्पण चाहती हूँ, किसी और चीज़ की मुझे आपसे अपेक्षा नहीं। मैं आपसे कोई और हक नहीं मांगूंगी, न बच्चों की कामना, न संपत्ति का अधिकार। मुझे बस आपका साथ चाहिए, कभी कभी संसर्ग चाहिए और कुछ नहीं। आशीष का दिमाग चकरा गया। वे एक डॉक्टर थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते थे। जब पर पुरुष के साथ नंदिता के संबंधों का उन्हें एहसास हुआ था, तब भी वे इतना विचलित नहीं हुए थे। सोचा था कि इस स्थिति से किसी तरह निपट लेंगे, परंतु आज उन्हें लग रहा था कि इस स्थिति से कुदरत भी नहीं निपट सकती। नंदिता जो चाहती थी वो कभी पूरा नहीं हो सकता था। कम से कम उनके लिए यह असंभव था। एक बार उन्होंने विष पिया था, परंतु दूसरी बार नहीं पी सकते थे, जानबूझकर तो कतई नहीं।
नंदिता उनके बदन से सट गई, लगभग उन्हें अपनी बाहों में समेटती हुई बोली, देखिए, मना मत कीजिएगा, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ। मेरा यहाँ आने का यही एक मकसद था कि पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करके मैं अपनी गलतियों से छुटकारा पा सकूंगी। मेरे अपराधों का प्रायश्चित हो जाएगा। आपके सिवा मैं किसी और को नहीं चाह सकती। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी जीवन भर अविवाहित रहकर आपका इंतजार करूंगी। उसकी आवाज़ में बेबसी की गिड़गिड़ाहट भरती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे नंदिता जमाने भर की सताई हुई औरत हो। आशीष ने उसे नहीं संभाला तो वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। परंतु आशीष को नंदिता की गिड़गिड़ाहट, उसका रोना प्रवाहित नहीं कर पा रहा था। उनके दिमाग की नसें फट रही थीं। उन्हें लग रहा था चारों ओर धमाके हो रहे थे। ये दिवाली या किसी शादी ब्याह के मौके पर होने वाले आतिशबाजी के धमाके नहीं थे, ये उनके जीवन को तहस नहस करने वाले धमाके थे। हड़बड़ाहट में वे बाहर जाने के लिए मुड़े। नंदिता ने उन्हें पकड़ लिया। वे ठिठक गए। आप जा रहे हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर यह वादा करती हूँ कि इसी शहर में रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपका जो निर्णय हो बता दीजिएगा। वे बिना कुछ कहे बाहर निकल आए। बाहर घना अंधेरा पसरा था, जैसे पूरे शहर की बिजली चली गई हो, परंतु ऐसा नहीं था। सभी घरों में बिजली थी, बस सड़क की बत्तियां नहीं जल रही थीं। सड़कें अंधेरी थीं, परंतु उन्हें लग रहा था जैसे पूरे शहर में अंधेरे की लंबी लंबी गुफाएं फैली हैं, जिसके अंदर से वे गुजर रहे हैं। इन काली अंधेरी गुफाओं का कोई अंत नहीं था और उनकी यात्रा का भी कोई अंत नहीं था। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? दुख को चुपचाप सहन करना क्या दुखों को निमंत्रण देना होता है? किसी को कष्ट नहीं देते थे, परंतु बदले में उन्हें क्यों कष्ट झेलने पड़ते थे? नंदिता अपने घर के बाहर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। जब उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तब भी उन्हें होश नहीं था, और जब गाड़ी मुख्य सड़क पर लाकर अपने घर की ओर मोड़ी तब भी उन्हें कुछ होश नहीं था। उनका शरीर कांप रहा था, परंतु हाथ पैर काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अन्य व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से उनके अंगों को संचालित कर रहा है। उनकी अपनी सोच कहीं गुम हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके दिमाग को संचालित करने वाला यंत्र उनके नियंत्रण में क्यों नहीं है। वे गाड़ी चला रहे थे, परंतु उन्हें स्वयं पता नहीं था कि वो किस शक्ति से नियंत्रित हो रही है। सामने से आ रही गाड़ियों का प्रकाश उनकी आंखों में आतिशबाजी की रोशनी की तरह चुभ रहा था और वे बार बार अपनी आंखें झपक रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने स्वयं को काफ़ी हद तक संयत कर लिया था। दिमाग की झंझनाहट कम हो गई थी, शरीर का कंपन बंद हो गया था, मन संयत हो चुका था, परंतु चेहरे की उड़ी रंगत उनके अंदर अभी अभी गुजरे तूफान की कहानी बयां कर रही थी। वे चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर गए। वे चाहते थे कि एकदम से दिव्या का सामना ना हो, परंतु वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, बेटा सो चुका था। दिव्या के पास उनके इंतजार के सिवा और कोई काम नहीं था। उनके पास तो हालत देखकर दिव्या तत्काल उठी और उनको सहारा देकर सोफे तक लाई। आप बहुत थक गए हैं, उसकी आवाज़ में चिंता झलक रही थी। उसने पति को सोफे पर बैठा दिया। आशीष ने एक नज़र दिव्या के चेहरे पर डाली और फिर आंखें बंद करके सोफे पर अपना सिर टिका दिया। दिव्या दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। पानी का गिलास उनके हाथ में थमाते हुए बोली, लीजिए, पानी पी लीजिए। आप किसी की नहीं सुनते हैं। कितनी बार कहा कि कम मेहनत किया करो, मरीजों का आना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप चाहे सारी रात क्लिनिक खोलकर बैठे रहें, क्या उनके चक्कर में खुद मरीज बन जाएंगे? आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो मरीजों को कैसे ठीक करेंगे, और फिर हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं? वो उनके माथे को सहला रही थी। आशीष को बहुत अच्छा लग रहा था। दिव्या का स्पर्श आशीष को अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। देखिए तो, चेहरे पर कैसी मुर्दनी छाई हुई है, जैसे 10 दिनों से खाना न खाया हो। आशीष चुपचाप आंखें मूंदे रहे। दिव्या की एक एक बात तो उनके कानों में पड़ रही थी। वे उसकी बातों को सुन सकते थे, परंतु उत्तर नहीं दे सकते थे। उस बेचारी को क्या पता कि आशीष ने अभी अभी कौन सा तूफान अपने सीने के अंदर झेला है। वो कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ था उसके बारे में दिव्या को बताकर वो उसकी खुशी नहीं छीन सकते थे। दिव्या का इस प्रसंग में कहीं कोई हाथ नहीं था। दूसरों की करनी की सजा वो क्यों भुगते? जो जहर वे पी रहे थे उसकी एक बूंद भी वो दिव्या के होंठों पर नहीं रख सकते थे। उन्हीं को सारी उम्र ये जहर पीना था। वे विषपाई हो गए थे। उनके अंदर अब इतना जहर समा चुका था कि किसी और का जहर उनके अंदर असर नहीं होने वाला था। वो रात किसी तरह गुजर गई। अगली सुबह पहले जैसी सामान्य थी, जैसी पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। आशीष निश्चिंत भाव से उठकर तैयार हुए। ऊपर से वे बहुत शांत और गंभीर थे, पर अंदर ही अंदर उनके मन में एक मंथन चल रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। आज ही सब कुछ तय हो जाना है। वे इंतजार नहीं कर सकते थे और ना ही किसी और को दुविधा में रख सकते थे। दिव्या किचन में व्यस्त थी। वे नहा धोकर तैयार हो गए। क्लिनिक जाने में अभी देर थी। वे अपने कमरे से मोबाइल लेकर बैठक में आए।
रात उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उनके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उन्होंने खोलकर देखा, उनमें से एक मैसेज नंदिता का भी था। उसने लिखा था, आप घर पहुंच गए, ठीक तो हैं? मुझे आपकी चिंता है। उन्होंने उसी मैसेज का उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ठीक होगी। नंदिता, मैंने अपने जीवन में बहुत जहर पिया है। मैं सचमुच बिस्पाई हूँ। ये जहर किसके कारण मैंने पिया, इन सब बातों पर जाने का अब कोई औचित्य नहीं। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अब और ज़्यादा जहर पीने की क्षमता मुझ में नहीं है। मेरी सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। अब अगर मैंने एक बूंद भी जहर पिया तो मैं मर जाऊँगा। आशा है तुम मेरा आशय समझ गई होगी। मुझे अपनी बीवी और बेटे से बहुत प्यार है और शांतिपूर्वक उनके साथ जीना चाहता हूँ। मुझे जीने दो। मेरी तुम्हारे लिए नेक सलाह है कि तुम भी अब भागना छोड़ दो और किसी अच्छे लड़के के साथ घर बसाकर खुशी से जीवन व्यतीत करो। अब मुझसे मिलने का प्रयास न करना, आशीष। नंदिता को मैसेज भेजने के बाद एक भारी बोझ उनके मन से उतर गया था। उनके मन में अब कोई संशय और चिंता नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जो विष का घड़ा 10 साल से रिस रिस कर बह रहा था, वो अचानक फूट कर बह गया हो और उसका जहर उनके शरीर से बाहर फैल गया हो। वो अब उनके शरीर पर असर नहीं कर रहा था। तभी मुस्कुराती हुई दिव्या नाश्ता लेकर आ गई और बोली, आइए नाश्ता कर लीजिए। वो नहा धो चुकी थी। साधारण कपड़ों में भी वो किसी परी की तरह लग रही थी। उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दिव्या को देखा, फिर मन ही मन खुश होते हुए डाइनिंग टेबल पर जा बैठे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आशीष ने जो फैसला लिया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।